हाँ तो भाई, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर जो है हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए और उनके बारे में जो है हमने बेसिक चीजों के बारे में पढ़ लिया था। और आज की जो क्लास है उसका जो मेन मोटो रहेगा वो रहेगा दो टॉपिक। आज हम कवर करेंगे, एक तो रिलीजियस पॉलिसीज, मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियां कौन कौन सी थी, रिलीजियस पॉलिसीज कौन कौन सी थी। एक तो हम क्या पढ़ेंगे रिलीजियस पॉलिसीज, पहला तो आज हम ये पढ़ेंगे। और दूसरा जो मोटो रहेगा पढ़ने का वो रहेगा इब्न बतूता। दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन रहेगा, इब्न बतूता, और पहला रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। आज हमें जो है इन दोनों टॉपिक को जो है वो कवर करना है। और आप अच्छी तरीके से क्लास में अटेंडिव होकर बैठे, अच्छी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दे, बाद में जो है वो उसका निवारण जो है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं बात करूं कि भाई इसकी रिलीजियस पॉलिसीज कौन कौन सी है, जैसे कि आपको पता होगा कि इसका कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक था। ठीक है, रिलीजियस पॉलिसीज का मतलब हो गया इसकी धार्मिक नीतियां, कि मतलब ये धर्म को किस तरीके से लेता था। तो ऐसा माना जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो बहुत ही ज्यादा सेक्युलर टाइप का था, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष किस टाइप का था मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ही ज्यादा जो है वो इस ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी धार्मिक नीतियों को, अपनी रिलीजियस पॉलिसीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया करता था। क्या करता था, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो क्या करता था, फॉलो किया करता था, स्ट्रिक्टली फॉलोड रिलीजियस पॉलिसीज, स्ट्रिक्टली फॉलोड रिलीजियस पॉलिसीज, मतलब अपनी जो धार्मिक नीतियां है उनको जो है वो क्या करता था, स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया करता था। अब आपको जो है वो ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया करता है, इसका सबूत जो है वो आपको कहां देखने को मिलता है। तो इसका सबूत मेरे को ये देखने को मिलता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो एक दिन में 5 बार, एक दिन में 5 बार जो है वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। ही प्रे 5 times in a day। एक दिन में जो है वो क्या करता था, 5 बार जो है वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। दूसरी बात, इसका सबूत देखने को मिलता है कि वो रिलीजियस पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। तो पहली बात तो क्या है कि वो एक दिन में 5 बार जो है वो प्रार्थना करता था। और दूसरी बात, रमजान के टाइम पे व्रत रखता था। क्या, फास्ट ड्यूरिंग रमजान। रमजान के टाइम पे जो है वो क्या रखता था, रमजान के टाइम पे जो है वो व्रत रखता था। तो यानी कि इसने इस दोनों को जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी इग्नोर नहीं किया। तो इससे शो होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपनी रिलीजियस पॉलिसीज को क्या करता था, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कई सारे हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ही सेलिब्रेटेड हिंदू फेस्टिवल्स। हिंदुओं के जो त्योहार थे उनको भी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो क्या करता था, मनाता था, है ना, सेलिब्रेट करता था। और अगर आपसे पूछे कि हिंदुओं में कौन सा फेस्टिवल इसका फेवरेट था, तो याद रखना होली वॉज हिज फेवरेट फेस्टिवल। ठीक है, इसमें से भी जो है वो हिंदुओं में से भी जो है वो कौन सा इसका फेवरेट था, होली जो है वो इसका क्या था, अपने आप में फेवरेट जो है वो फेस्टिवल था। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो याद रखना कि पहली बात तो हिंदू फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से निभाता था, और उसमें से भी कौन सा, होली। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत का जो है वो क्या हुआ था, एक्सपांशन हुआ था, विस्तार हुआ था। यानी कि दिल्ली सल्तनत जो सबसे ज्यादा विस्तार हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुई थी। ये भी मैं लिख देता हूं, एक बार याद रखना। एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सल्तनत मैक्सिमम। ठीक है, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत का जो है वो क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए थे, सबसे ज्यादा रिवोल्ट हुए थे, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुए थे।
तभी तो जो है वो इसने कई सारी लड़ाइयां जीती और फिर फाइनली जो है वो क्या किया, दिल्ली सल्तनत का क्या किया, विस्तार किया। तो ये तो हो गई इसकी रिलीजियस पॉलिसीज। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक की रिलीजियस पॉलिसीज मैंने आपको क्या बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सेक्युलर टाइप यानी कि धर्मनिरपेक्ष टाइप का था। ये अपने रिलीजियस पॉलिसीज को जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया करता था, बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके अलावा एक दिन में जो है वो 5 बार प्रार्थना करनी है तो करनी है, रमजान के टाइम पे व्रत रखना है तो रखना है। इसके अलावा जो है वो हिंदुओं के फेस्टिवल्स को भी बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करता था। उसमें से जो है होली इसका जो है वो फेवरेट फेस्टिवल था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का जो मैक्सिमम एक्सपांशन हुआ था, जो विस्तार हुआ था, वो इसी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ था। क्योंकि इसके टाइम पे जो है वो बहुत ही बार जो है वो क्या हुए थे, अभियान हुए थे, रिवोल्ट हुए थे। तो इस वजह से कई सारी लड़ाइयां जीती और इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत का एक्सपांशन किया। तो पहला टॉपिक क्या पढ़ा आज हमने, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और अब हम क्या पढ़ने वाले कि इसके टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो है वो एक कौन आया था, एक यात्री आया था, एक ट्रेवलर आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। तो आज जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इब्न बतूता। ये तो हो गई रिलीजियस पॉलिसीज, बेसिक चीज है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इब्न बतूता। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, इब्न बतूता। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ढंग से देखना। जो इब्न बतूता था वो किसके टाइम पे आया था, पहली बात तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। लेकिन कब आया था, याद रखना, 1333 में आया था। कब आया था, 1333 में। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक था, और ये कब आया, 1333 में आया था दिल्ली। 1333 में कहां पे आया था, दिल्ली आया था। अगर आपसे पूछे कि इब्न बतूता कहां का रहने वाला था, तो ये मोरक्को का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, मोरक्को का। He was from Morocco. He was from Morocco. ये जो है वो कहां का रहने वाला था, इब्न बतूता मोरक्को का जो है वो रहने वाला था। तीसरी बात और क्या याद रखनी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो शुरू में इसको जेल में डाल दिया था। कुछ दिनों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है वो किस में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इब्न बतूता से इतना ज्यादा परिचित नहीं था कि इसको इतनी सारी सब्जेक्ट्स आती है। इब्न बतूता भी जो है वो काफी इंटेलिजेंट जो है वो ट्रेवलर है। तो क्या किया, he was prisoned for few days। कुछ दिनों के लिए जो है वो इसको क्या किया, कुछ दिनों के लिए जो है वो इसको जेल में डाल दिया। किसको, इब्न बतूता को। बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता लगता है कि यार इब्न बतूता को काफी सारी नॉलेज है, काफी सारी चीजें आती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इब्न बतूता को अपना दूत बना के, अपना एनवॉय बना के जो है वो कहां पे भेजा, चाइना। कहां पे भेजा, चाइना। लेटर ऑन इब्न बतूता मूव टू चाइना एज एनवॉय। एनवॉय का मतलब दूत। किसका दूत, मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बना के जो है वो किसको भेज दिया, इब्न बतूता को। कहां पे भेज दिया, चाइना। ठीक है, यहां तक की बात याद रखना। इसके बाद ये क्या करता है, इब्न बतूता चाइना से सीधा अपने घर, इसका घर कहां पे, मोरक्को। कहां पे इसका घर, मोरक्को। तो ये क्या करता है, लेटर ऑन ही मूव टू मोरक्को डायरेक्टली फ्रॉम चाइना। मतलब ये चाइना से दिल्ली नहीं जाता, ये सीधा जो है वो चाइना से कहां पे चला जाता है, अपने घर मोरक्को। लेटर ऑन ही मूव टू मोरक्को डायरेक्टली फ्रॉम चाइना। अब यहां से जो है, ये तो हो गई बेसिक चीजें, ये तो कहानी की तरह हो गई कि किसने कब किया, क्या किया। लेकिन इसने क्या किया, अब ये सारी जगह घूम लिया, अब ये अपने घर पे बैठा है, आराम से चाय पी रहा है। तो चाय पीते पीते इसने सोचा कि मुझे क्या करना है, अब मैंने इतनी सारी जगह देख ली, तो मेरे को क्या लिखनी है, एक बुक लिखनी है। और उस बुक को बोलते हैं ट्रेवेलॉग, हिंदी में कहूं तो यात्रा वृतांत। जैसे जो है अपन कई जगह घूमते हैं, अपन फोटोज खिंचाते हैं, ठीक है, और जो है अपन एक मेमोरीज बना लेते हैं उसकी। उसके बाद में अपन कोई डायरी लिखते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे इस तरीके से पहाड़ है, इस तरीके से पानी आता है, ग्लेशियर से। तो इस तरीके से जो है इसने भी क्या किया था, इब्न बतूता ने भी एक ट्रेवलॉग लिखा। आराम से मोरक्को में बैठा है, चाइना घूम लिया, दिल्ली घूम लिया। तो उस यात्रा वृतांत, उस ट्रेवलॉग का नाम है रहला। क्या नाम है, रहला। तो आज जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रहला के बारे में पढ़ेंगे। रहला किसके बारे में पढ़ेंगे, रहला। तो याद रखना, ही रोट अ ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग को हिंदी में कहते हैं यात्रा वृतांत। यात्रा
वृतांत, यानी कि जो यात्रा की है उसने उसका पूरा उल्लेख। तो इसने क्या किया, एक ट्रेवलोग लिखा, कहां पे, इन मोरक्को। जब ये चाइना से सीधा मोरक्को चला गया था तो वहां पे बैठ के जो है क्या लिखता है, एक यात्रा वृतांत, एक ट्रेवलोग लिखता है, और उसका नाम क्या था, रहला। उस बुक का नाम क्या था, उस यात्रा वृतांत का नाम क्या है, रहला। याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि रहला क्या है। तो रहला जो है वो अपने आप में ट्रेवलोग, एक यात्रा वृतांत है, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। और एक क्वेश्चन आता है कि रहला जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो रहला जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा में जो है वो किसको लिखा गया था, रहला को जो है वो लिखा गया था। अब हमें थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी हिस्ट्री भी पढ़नी है, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि आखिरकार में इसने रहला में क्या क्या बातें जो है मेंशन की, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इसने क्या किया, रहला के अंदर जो है वो मेंशन किया, उसके बारे में जो है हमें देखना है। तो अभी जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रहला के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। इसने मोरक्को में बैठ के एक यात्रा वृत्तांत, एक ट्रेवलोग लिखा जिसका नाम था रहला, और रहला जो है इसने अरबी भाषा में लिखा। लेकिन इसने रहला में लिखा क्या आखिरकार में, सबसे पहली बात तो ये क्या करता है, रहला में जो है वो अपने रूलर यानी कि अपने मालिक मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है, ही रोट अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसका उल्लेख करता है, मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है, मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख करता है। और वही जो है बातें बोलता है, ये बोलता है कि मेरा जो मालिक था, मेरा जो है एक तरीके से मेरे सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो जो है वो इंटेलिजेंट तो थी, क्योंकि उनको कई सारी सब्जेक्ट्स आती थी, कई सारी लैंग्वेजेस आती थी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इंटेलिजेंट तो थे ही, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी की एडवाइस नहीं मानते थे, थोड़े साइकोपैथ टाइप के थे। मैंने आपको कल बताया था कि वो इंटेलिजेंट तो थे ही, लेकिन वो कैसे थे, साइकोपैथ टाइप के थे, किसी की एडवाइस नहीं मानते थे। तो ये बात कौन कहता है, याद रखना, ये बात रहला कहती है, जो कि किसने लिखी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी, मोरक्को का था। ठीक है, तो क्या लिखता है, मोहम्मद बिन तुगलक was an intelligent ruler, was a intelligent ruler। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो क्या था, इंटेलिजेंट तो रूलर था, बट he never considered एडवाइस। लेकिन ये कभी भी जो है वो किसी की जो है वो क्या नहीं मानता था, एडवाइस नहीं मानता था। और कैसे थे, साइकोपैथ टाइप के थे, एंड साइकोपैथ। ये बातें जो है वो याद रखनी है। रहला में अपने सबसे पहले तो अपने मालिक मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख करता है और उनके बारे में बताता है। और क्या क्या बताता है इब्न बतूता, और कौन कौन सी बातें बताता है, इब्न बतूता की जो रहला है, और वो कौन कौन सी बातें कहती है। ये अपनी बुक के अंदर, जैसे आपको पता होगा कि एक अल बरूनी नाम से जो है वो क्या था, एक ट्रेवलोग था मोहम्मद गजनवी के टाइम पे, टर्किश, जो मैंने बताया था। तो अल बरूनी ने जिस तरीके से इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो है रिलीजियस चारों कंडीशनों को मेंशन किया था, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ दो कंडीशन को मेंशन करता है, इंडिया की राजनीति और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक। तो याद रखना, ही मेंशन अबाउट पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, एंड इकोनॉमिक यानी कि राजनीति, ये यानी कि आर्थिक कंडीशन ऑफ इंडिया। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपसे जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन में ये भी दे सकता है कि पॉलिटिकल दे दिया, इकोनॉमिक दे दिया और रिलीजियस दे दिया, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ बुक के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक कंडीशन को जो है वो उल्लेख करता है। कहां की, भारत की। और क्या बताता है भारत के बारे में, तो ये जो है वो बताता है कि जो है इंडिया, उसके अंदर दो फेमस चीज है। इंडिया की जो है वो टू फेमस थिंग्स है जो उसको बहुत पसंद आई थी। इंडिया की जो है वो दो फेमस चीज है जो इसको बहुत पसंद आई थी, और वो क्या है, एक तो है भारतीय अचार, इंडियन पिकल। एक तो क्या, खाने पीने की चीज उल्लेख कर रहा है, एक तो किसका उल्लेख किया था इसने, भारतीय अचार। जैसे आपको पता होगा कि बाबर भी अपनी किताब बाबर नामा में आम का उल्लेख करता है, वैसे ये जो इब्न बतूता है वो भी एक तो भारतीय अचार और इसी के साथ में मैंगो और आम का भी जो है वो क्या करता है, उल्लेख करता है। किस किसका उल्लेख करता है अपनी बुक के अंदर, एक तो इंडियन पिकल और किसका उल्लेख करता है, मैंगो का जो है वो उल्लेख करता है। और क्या बोलता है रहला के अंदर, ये जो है वो बताता है भारत की डाक व्यवस्था का उल्लेख करता है, पोस्टल सिस्टम। ही मेंशन्ड अबाउट
he mentioned about postal system of India. He mentioned about postal system. postal system का मतलब होता है डाक व्यवस्था। क्या होता है? डाक व्यवस्था। तो ये किसका उल्लेख करता है? डाक व्यवस्था की जो है उल्लेख करता है, कहां की? इंडिया की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस के अंदर, क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में भी आ सकता है कि भाई रहला जो है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है। तो सारी इंफॉर्मेशन याद रखना कि भाई एक तो जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताता है, अपने मालिक के बारे में, इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यानी कि राजनीतिक और आर्थिक जो है वो दशा का उल्लेख करता है, इंडिया के अंदर दो फेमस चीजें बताता है, एक तो भारतीय अचार और एक इंडियन मैंगो। इसके अलावा जो है वो इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम है, डाक व्यवस्था, उसका भी जो है वो क्या करता है? उल्लेख करता है। और कौन कौन सी बातें कहता है अपनी बुक रेला के अंदर? और कौन कौन सी बातें कहता है? इसके अलावा कौन कौन सी बातें हो गई अपनी? ये हो गई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन मेंशन करता है, इंडिया की दो फेमस चीजें जो है, एक तो इंडियन पिकल और एक आम। ही मेंशन अबाउट पोस्टल सिस्टम के बारे में उल्लेख करता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब तक की चली आ रही है, स्पाइंग बाय स्लेव्स, यानी कि किस तरीके से गुप्तचर व्यवस्था जो है दासों के द्वारा गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख करता है। स्पाइंग बाय स्लेव्स, स्पाइंग बाय स्लेव्स। जैसे आपको पता होगा कि बलबन ने एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवान वरीद, जिसका काम क्या था? स्पाई डिपार्टमेंट था वो, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर विभाग, यानी कि कोई भी जानकारी जो दूसरे देश की लेनी है वो अपने देश के जो है कुछ सिपाही वहां पे जाते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका जो उल्लेख है वो किसने भी किया था? इसका उल्लेख जो है वो इब्न बतूता ने अपनी बुक रहला के अंदर भी जो है वो मेंशन किया था। तो ये 5 पॉइंट जो है वो अच्छी तरीके से याद रखना है कि पांचों पॉइंट जो है वो कौन कौन सी बातें है, स्पेशली स्पाइंग बाय स्लेव्स वाली। ठीक है। इसके बाद 1351 में, चूंकि 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक था, तो पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिंध, और सिंध में भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ठट्टा। तो याद रखना 1351 में पाकिस्तान के अंदर सिंध, और सिंध में भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? ठट्टा। तो ये जो ठट्टा नाम की जो जगह है, यहाँ पे जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो क्या हो जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। कब हो जाती है? 1351 में। कहां पे? पाकिस्तान के अंदर सिंध में, और वहां पे कौन सी जगह? ठट्टा के अंदर। और 1351 में जो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है, तो उसके बाद वहीं पे ही 1351 में ही मोहम्मद बिन तुगलक का कजन ब्रदर था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक को जो है वो क्या बनाया जाता है? अगला सुल्तान बनाया जाता है। तो कल की क्लास में हम जो है वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गियासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा फिरोज शाह तुगलक। गलत। मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा फिरोज शाह तुगलक नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक का कजन ब्रदर था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा फिरोज शाह तुगलक नहीं था। वो क्या था? कजन ब्रदर था, चचेरा भाई था। तो ये बात जो है वो याद रखनी है। तो कल हम जो है वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 1351 में सिंध ठट्टा पाकिस्तान के अंदर ही मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है, और इसी के सामने, डेड बॉडी के सामने ही 1351 में ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक किया जाता है, इसी जगह पे ठट्टा में ही। तो जो है कल की जो क्लास है हम फिरोज शाह तुगलक और उनके जो है एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।